हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। मैं अशोक आज आप लोग को 4 सितंबर का करंट अफेयर्स बताऊंगा, जिसमें महत्वपूर्ण मोटिवेशनल कोट्स है। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस और थीम के साथ लेक्चर कवर किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, क्वेश्चंस, चर्चित व्यक्ति के बारे में चर्चा किया जाएगा। महत्वपूर्ण एक्सरसाइज अगर कोई है तो उसको चर्चा किया जाता है। माइंड मैप के माध्यम से आपको पूरा लेक्चर को डिजाइन किया जाता है कि आपके पूरा मैप जो है आपके दिमाग में बन जाए, और जो इसका बेसिक स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी कवर किया जाता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर कोई कमी रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो में, जिससे जो है सुधार हो सके वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट्स के साथ। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। देखिए इसमें ये कहा गया है कि आप ऐसा जिए कि किसी से दुश्मनी, किसी से वैर मत करिए, कि मतलब ऐसा लगे कि हम कल मरने वाले हैं तो क्या किसी से मतलब कोई दुश्मनी, अपना जिंदगी मौज मस्ती से बिताइए। मौज मस्ती से मतलब अपना पूरा जो है टाइम अपने जीवन को जो है बिताने में लगाइए, और ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो ऐसा मतलब सीखने के लिए ये आप कभी मत सोचिएगा कि हर आदमी को जो है मर जाना है, क्या जो है सीखना है। तो ऐसा कभी मत, चाहे जिस उम्र में भी आपको सीखने को मिले वो सीखिए। तो जो है इसलिए कहा गया ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग कहा गया है कि सीखने में आपको कभी नहीं ये सोचना चाहिए कि हम जो है हमको मर जाना है, हम ये चीज नहीं कर पाएंगे तो इसलिए नहीं सीखेंगे। सीखिए आप उस चीज को, और वो जो है जब तक जीवन है तब तक आप उसको जो है जिए उस चीज को। तो इम्पोर्टेंट है ये जो है कोट। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण दिवस के साथ। आज राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ डे 4 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो वन्यजीवों के संरक्षण और जागरूकता और उनके सुरक्षा के महत्व को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्यों मनाया जाता है। तो वन्यजीव जो होते हैं, वाइल्ड लाइफ के जो जीव होते हैं, तो उनके बारे में जो है इसको बताने के लिए, उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। हम जान रहे हैं हमारे देश में जंगल जो है मानव द्वारा कितने बड़े स्तर पे काटा जा रहा है, जिससे जो है वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए जो है कभी बहुत बार ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जिससे जो है दोनों लोग को नुकसान होता है। तो ये जो है इसलिए उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ करंट अफेयर्स का। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है नाम इनका, देखिएगा सुमित अंतिल। तो सुमित अंतिल अगर कोई व्यक्ति है तो उसका राज्य किस खेल से संबंधित है, कौन सा अवार्ड जीता, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये जो है कोई निश्चित नहीं है कि जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं वही कवर किया जाएगा या वही पूछा जाएगा। तो मतलब इसको जो है इसलिए हर एंगल से इसको कवर करा करिएगा। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है गोल्ड, क्योंकि कम लोग हिला पाते हैं। तो किस खेल से संबंधित है। विकल्प में है बैडमिंटन, भाला फेंक, जंपिंग, तैराकी। तो सही उत्तर आपका रहेगा भाला फेंक, बी वाला विकल्प सही रहेगा। जेवलिन थ्रो से ये संबंधित है, जेवलिन थ्रो जो नीरज चोपड़ा है, लेकिन वो ओलंपिक में है, ये पैरा ओलंपिक में है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि हम कई बार इसको आपको कवर कर चुके हैं। तो सुमित अंतिल जो है ये पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में जो है पदक जीता है, गोल्ड अवार्ड जीता है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हरियाणा के सोनीपत के निवासी हैं, सोनीपत के रहने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप सब जानते होंगे हरियाणा से सबसे ज्यादा अवार्ड जो है आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा सुमित अंतिल है, इनको देख लीजिए। कम से कम जो है इमेज के माध्यम से देखे रहेंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे। तो ये सुमित अंतिल हैं, देखिएगा भाला लिए हैं, तो ये भाला फेंक खिलाड़ी हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है, हरियाणा के निवासी हैं। अगला देखिएगा, ये आईएएस अधिकारी हैं, इनके बारे में इसलिए जो है थोड़ा सा पहले आईएएस अधिकारी हैं जो ओलंपिक में जो है पदक लेकर आते हैं। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुहास यलवाई ने बैडमिंटन मेंस सिंगल्स में
कौन सा पदक जीता है? तो विकल्प में है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका रहेगा सिल्वर, यानी इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। इनका पूरा नाम है सुहास लालिनकेरे यतिराज। सुहास लालिनकेरे यतिराज, ये जो है कर्नाटक के निवासी हैं, कर्नाटक, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आईएएस के कैडर पर तैनात हैं। उत्तर प्रदेश में ये कार्य करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, आजमगढ़, आगरा, नोएडा जैसे जिलों में डीएम के पद पे रह चुके हैं। ये जो है खेल सचिव भी उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं। तो ये है सुहास एलवाई। तो इन्होंने कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है, सिल्वर पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है 2007 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश कैडर के। तो ये पहले आईएएस अधिकारी हैं जो किसी ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में अवार्ड लेकर आते हैं। और पिछली बार भी ये जो है 2020 की टोक्यो ओलंपिक में यही सिल्वर पदक ही लाए थे। तो इम्पोर्टेंट है इनका जो है, ये किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है और कर्नाटक के निवासी हैं। ये देखिएगा, यही है सुहास एलवाई। इनके बारे में थोड़ा डिटेलिंग किए हैं कि सुहास एलवाई ने बैडमिंटन मेंस सिंगल्स SL4 श्रेणी में जो है सिल्वर पदक जीता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब आपसे पूछा जा सकता है SL4 श्रेणी क्या है? तो SL4 श्रेणी में वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी खेल सकते हैं जिनके पैर में दिक्कत हो, लेकिन यह खिलाड़ी खड़े होकर खेल सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये मतलब इनके पैर में, हम इनको पर्सनली देखे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये जो है इनके पैर में, दाहिने पैर में दिक्कत है, उतना सही से चल नहीं पाते हैं। तो ये जो है दिक्कत होता है पैर में, लेकिन यह खिलाड़ी खड़े होकर चल सकता है। तो आराम से जो है ये चलते हैं। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में आपसे बता दिया सिल्वर लाए थे 2020 में। और ये लगातार, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लगातार 2 पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। तो एकमात्र, यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है? एकमात्र भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं और लगातार बैक टू बैक जीत रहे हैं। पिछले में भी जीते थे, अब की में भी सिल्वर जीते हैं। और दूसरे नंबर ये 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और 2021 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्जुन पुरस्कार आप सब जानते होंगे, जो खेल में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, और इनको कई सारे और अवार्ड मिल चुके हैं। अगला देखिएगा, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में योगेश कथुनिया, कौन है? योगेश कथुनिया ने सिल्वर अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किस खेल से संबंधित है? विकल्प में है बैडमिंटन, जंपिंग, तैराकी, डिस्कस थ्रो। तो ये किसमें है? डिस्कस थ्रो में है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये है योगेश कथुनिया, किस राज्य से है? अभी सब आपको डिटेल कर देते हैं। तो ये है योगेश कथुनिया, इनको याद रखिएगा। सिल्वर अवार्ड इन्होंने भी जीता है। अब ये है योगेश कथुनिया ने मिस मेंस डिस्कस थ्रो में F56 कैटेगरी में फाइनल जो है अपने पहले थ्रो में 42.22 मीटर स्कोर किया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिस्कस थ्रो में F56 श्रेणी में इन्होंने जीता है। योगेश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भी सिल्वर मेडल जीता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने जो है पिछली बार भी जीता था। और F56 कैटेगरी में प्लेयर जो है डिसेबिलिटी की वजह से बैठकर फील्ड इवेंट में भाग लेता है। तो इनको कुछ डिसेबिलिटी है, कुछ कमी है इनके शरीर में, जिसके कारण से जो है इस इवेंट में इन्होंने भाग लिया था कि बैठकर जो है इवेंट में भाग लिया था, यानी बैठकर फील्ड ने जो है इवेंट में भाग लिया था। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है इनका? ये हरियाणा के बहादुरगढ़ के निवासी हैं। तो इनका क्या नाम है? इसको ये क्या नाम है? योगेश कथुनिया। और उसके बाद किस खेल से संबंधित है, कौन सा अवार्ड मिला है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन। हाँ, पेरिस पैरा ओलंपिक कंप्लीट होने दीजिए। अब मैं आपको इसके बारे में जो है पूरा अलग से सेपरेट वीडियो जो है बना दूंगा। उसके बारे में पूरा शुरू से लेकर के अंत तक पूरा हम जानकारी आपको उसमें प्रोवाइड कर देंगे। जिस तरह से हम आपको पेरिस ओलंपिक से संबंधित 2024 के बताए थे पूरा वीडियो में, उसी तरह से इसके बारे में पूरा डिटेलिंग कर देंगे। कौन सा देश सबसे आगे है, कौन सा अपने राज्य में कौन कौन से खिलाड़ी पाए हैं, पूरा मतलब उसमें डिटेलिंग कर देंगे। कब से हो रहा है, कहाँ पहली बार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब तक का सबसे ज्यादा तापमान 42.2 डिग्री सेंटीग्रेड किस देश में दर्ज किया गया है? अभी तक का जो है अल्जीरिया में सबसे अधिक जो है तापमान दर्ज किया गया था। लगभग
मतलब 60 डिग्री से नीचे ही था, लेकिन तो ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है ईरान के द्वारा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ईरान के द्वारा यह रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। ईरान के तो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र में ईरान का डेरेस्टन हवाई अड्डा है, डेरेस्टन, उसके आसपास जो है डेरेस्टन एयरपोर्ट है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता, तो उसके आसपास के क्षेत्र में मौसम, वहाँ लोकल स्टेशन जो है, मौसम लोकल स्टेशन, उन्होंने ये तापमान दर्ज किया है। कितना दर्ज किया है, सॉरी देखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ एक गलत हो गया, 42 लिखा गया, ये 82 है, क्योंकि जो है 58 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पहले से लगभग 58-59 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया था। तो ये जो है 42 होगा तो कहाँ रिकॉर्ड टूटेगा, तो ये 82 है, लिखने में इधर हो गया है। तो 82 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड ईरान ने तापमान दर्ज किया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेरेस्टन एयरपोर्ट है दक्षिणी क्षेत्र में ईरान के, तो वहां ये दर्ज किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति अभी हाल ही में जो है मसूद पेजेशकियान बने हैं, तो ये आपको कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इब्राहिम रईसी के स्थान पे वो बने थे। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इसको जो आप सही कर लीजिएगा 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये आपको जो है पीडीएफ में सही करके मिल जाएगा, टेंशन न लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह है, देखिए ईरान मैप में, अच्छा हाँ ईरान मैप में आप दीजिएगा, ईरान की राजधानी तेहरान है, एक कैस्पियन सागर, यही जो है रामसर सम्मेलन हुआ था, कैस्पियन सागर के दक्षिण तट पे स्थित रामसर है, ईरान का ही शहर है। तो वहां जो है ये भी ऐसे आप जो है कोई भी न्यूज रहे तो वहां जो पूरा आप उसका देख लीजिए कि उसका लोकेशन क्या है, पहले नंबर वो कितने देश से सीमा बनाता है, दूसरे नंबर उसकी राजधानी क्या है, वो सागर से तट है कि नहीं है, तट है उसका, तट सागर से तट करता है कि नहीं, सागर से मतलब टच करता है कि नहीं, और उसके कितने जो है देश उससे टच करते हैं। तो ये देखिए अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्की, इराक, और उसके बाद ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो ये इतने देश जो है इससे सीमा लगाते हैं। और यही चाबहार पोर्ट जो है ईरान में ही है, जो हम भारत जो है डेवलप कर रहा था। तो ये पर्सियन गल्फ यहाँ जो है पर्सियन गल्फ है, यहाँ कैस्पियन सागर, तो दोनों के बीच में ये क्वेश्चन आपसे यही से पूछा गया है कि कैस्पियन सागर और जो है फारस की खाड़ी के बीच में कौन सा देश स्थित है। तो ये आपसे इसीलिए कहते हैं, जो कोई चीज पढ़िए तो उसको मैप में जा करके कवर कर लीजिए, जो जिससे कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप जो है उसको देख सकें। और दूसरे नंबर पूछ सकता है कि ये भारत से, मान लीजिए पूछ लिया भारत से, हालांकि शायद आप लोग बता देंगे, लेकिन पूछ लिया कि अफगानिस्तान से सीमा जो है साझा करता है कि नहीं करता है, तो उसको जो है इस तरह से पढ़े रहेंगे तो आप हमेशा जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, आपसे हमेशा कहते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेलिंग करके पढ़ा करिए, जिससे उससे कोई भी क्वेश्चन आए आपको, देखिए आपसे एक बात बता रहे हैं, अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन आ रहा है तो आपको मेरिट 100 में 100 तो बनेगा नहीं। ये देखिएगा आप जो है मान लीजिए 80 क्वेश्चन उसमें से कर रहे हैं, 80 क्वेश्चन पढ़े हैं, 20 क्वेश्चन जान लीजिए ऐसा ही रहता है कि आप उसमें जो है पूरा, आपको पूरा कितना भी पढ़ लीजिए 20 क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। उसमें में से 20 क्वेश्चन में से आपको कुछ समझ के, अपने समझ के आधार पे जो है क्वेश्चन करना होगा। तो आप जो है 90 क्वेश्चन के आसपास अगर टच कर रहे हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत होगा, तब भी आपका सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाता है। तो आप 100% के चक्कर में मत पढ़िए कि हम पूरा पढ़ लेंगे, जो पढ़िए उसको ठोस पढ़िए, मतलब ये रहे कि उससे क्वेश्चन आए तो उसको हम पूरा उसको करके आ सके। तो इसलिए जो है आप पूरा के चक्कर में मत पढ़िए, जो पढ़िए जो है आप उसमें जो है डिटेलिंग थोड़ा करके पढ़िए, और जिससे उससे क्वेश्चन आए तो ना छूटने पाए, बाकी जो नहीं पढ़े उसके छोड़ दीजिए, क्योंकि आप 100% नहीं करने वाले हैं एग्जाम में, और 100% आपका मेरिट भी नहीं बनता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब से कब तक मनाया जाता है, या मनाया जा रहा है, या जो भी कह लीजिए। तो 25 से 31 अगस्त तक, 1 से 7 सितंबर तक, 3 से 9 सितंबर तक, 4 से 10 सितंबर तक। तो सही उत्तर आपका रहेगा 1 से लेकर 7 सितंबर तक। ये क्वेश्चन आपको हम पहले दिन, सितंबर के पहले दिन ही कवर कर लिए थे, लेकिन हम कहीं क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर करते हैं, जिससे जो आप लोग एक बार दोबारा पढ़ लेंगे तो याद रहेगा चीजें। तो 1 से 7 सितंबर तक ये मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है 1982 से जो है ये मनाया जा रहा है, 1982 से। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। महिला और बाल विकास मंत्री जो है अन्नपूर्णा देवी, ये इसमें हम डिटेलिंग किए होंगे। हाँ, इसका थीम देख लीजिएगा, सभी के लिए पौष्टिक आहार, यानी न्यूट्रियस डाइट फॉर एवरीवन। तो सभी के लिए जो है
ये थीम आपसे बहुत जो है पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, छोटा थीम है। और ये देखिएगा न्यूट्रियस डाइट फॉर एवरीवन, इसके लिए जो है ये इस थीम पर इस वर्ष का जो है मनाया जा रहा है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गुजरात के गांधीनगर से 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का भी शुरुआत किया है। आपसे ये पूछा गया है, अभी अभी तो लग रहा है कि हम मान लीजिए पढ़ ले रहे हैं तो राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता, तो आप बता देंगे सितंबर में। लेकिन यही क्वेश्चन मान लीजिए आपसे फरवरी जनवरी या 3-4 महीने बाद पूछे तो आपको लगेगा यार कि ये पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह किस माह में मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, सितंबर में जो है पोषण माह मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया तब आपसे इतना जो है डिटेल बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर करके अपना जो है बता सकते हैं अपने बारे में कि हम इस वीडियो के बारे में हमारा क्या राय है, और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चर्चा में रहा डिजिटल इंडिया निधि, डिजिटल इंडिया फंड का संबंध किस क्षेत्र से है। तो विकल्प में है टेलीकॉम कनेक्टिविटी, किसान कल्याण, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, साइबर अपराध से निपटना। तो सही उत्तर आपका है टेलीकॉम कनेक्टिविटी से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये किससे संबंधित है या आपसे हमेशा पूछा जा सकता है। तो ये टेलीकॉम कनेक्टिविटी से संबंधित है। इसमें जो है डिटेलिंग हम नहीं किया शायद, तो ये जान लीजिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम द्वारा जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये है डिजिटल भारत निधि, डिजिटल इंडिया फंड लॉन्च किया है। तो डिजिटल भारत निधि कौन किया है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने। और इसका उद्देश्य जो है डिजिटल गैप यानी डिजिटल डिवाइड को दूर करना और पूरे देश में जो है टेलीकॉम सर्विस को समान रूप से जो है पहुंचाना है। तो ये निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप देखते होंगे शहर में जो है डिजिटल उपलब्धता हर मामले में जो ज्यादा है, और वही गांव में जाते हैं तो हर मामले में ये पीछे है गांव डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम में भी। तो इसको जो है पूरे देश में, मतलब जान लीजिए कि पूरे देश में ये मालूम चले कि हाँ हम कहीं भी रह रहे हैं तो हमको डिजिटल जो है डिजिटल कनेक्टिविटी वहां मौजूद है। तो इसके लिए सरकार कई सारी स्कीम भी चलाई है, लेकिन अभी कितना भी स्कीम चलाई है अभी ग्राउंड लेवल पे ये चीजें पहुंच नहीं पाई हैं। तो उसको पहुंचाने के लिए पूरे देश में ये लागू किया गया है। फिर अगला देखिएगा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में नित्याश्री शिवन ने कांस्य पदक जीता है। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। ये है नित्याश्री शिवन, इनका इमेज आप देख लीजिएगा, ये है नित्याश्री शिवन, तमिलनाडु के निवासी हैं, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज आपसे तमिलनाडु जो स्पेशल जहां जिस राज्य के हैं वहां के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन नेशनल लेवल पे भी ये जीती हैं तो इनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है सबके लिए। तो SH6 स्पर्धा में इन्होंने भाग लिया था, तो बैडमिंटन में ये कांस्य पदक जीती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अभी हाल ही में इमैनुअल मैक्रो को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो विकल्प में फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, कनाडा। तो इनको आप कई बार जो है, ये हमारे मुख्य अतिथि भी जो है स्वतंत्रता दिवस पर रह चुके हैं। तो ये जो है कई बार हमारे देश में आते रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाते रहते हैं। तो ये फ्रांस के निवासी हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये लंबे समय से फ्रांस के राष्ट्रपति रह रहे हैं। तो ये जो है इमैनुअल मैक्रो को जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। और आप सब जानते होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हो रहा है। तो ये ओलंपिक अवार्ड क्यों दिया जाता है, तो पैरा ओलंपिक गेमों को बढ़ावा देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य करता है उसको जो है ये दिया जाता है। और 2024 में ही अभिनव बिंद्रा हमारे देश के खिलाड़ी हैं, अभिनव बिंद्रा निशानेबाज हैं। तो भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ये जो है अवार्ड दिया गया था। भारत के दूसरे व्यक्ति बने थे जो ये अवार्ड पाए थे। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अभिनव बिंद्रा। फोटो शायद आपका नहीं लगाए हैं, भूल गए दोनों लोग का। तो ये अभिनव बिंद्रा जो है दूसरे व्यक्ति बने थे भारत के, अभी तक कोई नहीं पाया था जब से 1982 के आसपास शुरुआत हुआ था। तो 1984 के आसपास लगभग 82-84 में ये इंदिरा गांधी जो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने ये पहली बार ये अवार्ड पाया था। दूसरे नंबर पे जो है ये अभिनव बिंद्रा पाए हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अभिनव बिंद्रा निशानेबाज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में
यानी हुनरू इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किस शहर को एशिया में अरबपतियों की राजधानी, कैपिटल ऑफ बिलियनर्स इन एशिया का खिताब प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया है, किस शहर को प्रदान किया गया है? तो ये सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई। मुंबई में जो है अब एशिया के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। और अभी इसमें जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में जो है कहाँ सबसे अरबपति रहते हैं, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ये भी आपसे बता दे रहे कि ये यूएसए का शहर है, तो वहां सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं। दूसरे नंबर पे मुंबई में रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एशिया का सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ रहने लगे हैं? ये मुंबई में रहने लगे हैं। भारत की आर्थिक राजधानी जिसे कहा जाता है। ये बीजिंग को स्थान जो है, पहले बीजिंग का ये स्थान था, इसमें जो है अब मुंबई ने इसको कब्जा कर लिया है इस स्थान पर। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सब एशिया के सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत सरकार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023 और 24 में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो आपको सोयाबीन के बारे में पूरा डिटेलिंग कर देंगे कि कौन सा राज्य प्रथम है, कौन सा द्वितीय है, सब। तो मध्य प्रदेश विकल्प में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। सही उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लगभग 42% सोयाबीन का उत्पादन होता है, जिसके कारण से इन्हें जो है सोया राज्य या सोयाबीन राज्य कहा जाता है। ये देखिएगा, डिटेलिंग है आपके बारे में थोड़ा सा कर दिए हैं कि मध्य प्रदेश में 5.47 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है और मध्य प्रदेश देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में लगभग 42%। तो इम्पोर्टेंट है, देखिए 42%, लगभग 42% का योगदान देता है। इसलिए मध्य प्रदेश को सोयाबीन राज्य, सोयाबीन स्टेट कहा जाता है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरे स्थान पर वही देखेंगे तो महाराष्ट्र भी बहुत ज्यादा इससे नहीं पीछे है। 5.23 मिलियन, लगभग 40% जितना सोयाबीन पूरा उत्पादन होता है, उसका 40% सोयाबीन उत्पादन करता है। और वहीं तीसरे स्थान पे देखेंगे तो राजस्थान है, जहां लगभग 1.17 मिलियन टन है, लगभग 8.96% सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो आप देखेंगे ये तीनों राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये तीनों राज्य जो है सोयाबीन के उत्पादन में कब्जा किए हुए हैं। लगभग देखिएगा, आप ही देख लीजिए, 42 और 40 और 9% लगभग, तो कितना परसेंट जो है ये उत्पादन कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये कहने का मतलब ये तीनों राज्य सबसे बड़े उत्पादक और कब्जा किए हैं जान लीजिए सोयाबीन के उत्पादन में। और कौन सा राज्य कौन सा देश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, इसको भी आप कमेंट करके बताइए। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं या प्रधानमंत्री हैं। तो क्या ये सही है? दूसरा है, इन्होंने सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का हाल ही में दौरा किया है जो ब्रुनेई में है स्थित है। तो ये कह रहा क्या सही है? तो अभी हाल ही में दौरा किए थे वहां का, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाँ ये ब्रुनेई में ही है। तो ये भी सही है विकल्प आपका। और ये प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई जाने वाले भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो किसी ब्रुनेई में जो है यात्रा की है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, दक्षिण एशियाई देश है, तो दोनों कथन आपका सही है। आपको ये मैप में आपको दिखा देते हैं लोकेशन, ये है देखिएगा ब्रुनेई, बंदर शेरी बेगावन इसकी राजधानी है। ये जो है छोटा सा देश है, यहाँ स्थित है। ये इंडोनेशिया का पार्ट है और ये इधर फिलीपींस है। ये यहाँ जो है ब्रुनेई स्थित है। तो इस द्वीप का क्या नाम है ये आप बताइएगा। पूरे द्वीप का कुछ नाम है, मिंडाओ या मिंडाओ जो भी कह लीजिए। तो आप जो है कहीं भी आप ये जान लीजिए, कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो उनके पीछे आप भी मतलब मैप लेकर पहुंच जाइएगा कि मतलब उससे जहाँ क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा, जिससे जो है नए नए वीडियो उन तक पहुंचता रहे, आप सब तक पहुंचता रहे, जो आपकी जानकारी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।